नमस्कार बच्चों, हम अपनी पिछली क्लास में भाषा प्रयोगशाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता और सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है, अर्थात इसके क्या फायदे हैं और इसकी क्या सीमाएं हैं, अर्थात इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है भाषा प्रयोगशाला के संबंध में उसकी उपयोगिता और उसकी सीमाओं के बारे में जानना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सिक्के का जो अच्छा वाला पॉजिटिव वाला पहलू है उससे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमेशा शुरुआत होनी चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। वैसे तो अंत भी पॉजिटिविटी के साथ ही होना चाहिए, जो कि हम करेंगे सीमाएं पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग है वो तो पॉजिटिविटी से ही करें और फिर सिक्के के दूसरे पहलू यानी उसका जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बात करेंगे, क्योंकि गुण है तो दोष है, ठीक है, लाभ है तो हानि भी है, तो दोनों पे ही बात करनी होगी। तो सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे उपयोगिता से संबंधित आपके सामने 8 बिंदु हैं, हम एक एक बिंदु को एक एक करके जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्वगति से अध्ययन। स्वगति से अध्ययन, भाषा प्रयोगशाला में बालक अपनी गति से अध्ययन करता है, अपनी गति से सीखता है। ऐसे नहीं है कि उस पर एक प्रेशर नहीं रहता सीखने का। अब जैसे क्लास में जब आप बच्चे को पढ़ाते हो, टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है, तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे उसे सभी बच्चों की जो बुद्धि है, जो योग्यता है, रुचि है, आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके पढ़ाना होता है। तो एक जो अच्छा शिक्षक है वो एक ऐसी स्पीड या ऐसी गति की पालना करता है शिक्षण के दौरान जिसके जरिए सभी बच्चे सीख सकें। लेकिन फिर भी इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी शिक्षक के कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही स्लो लर्नर यानी जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं वो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कराया जा रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे इस समस्या का निवारण हो जाता है। भाषा प्रयोगशाला में प्रत्येक बालक अपनी गति से, स्वगति से, अपनी गति से सीखता है। अगर उसको 10 बार में कोई बात समझ में आती है तो वो 10 बार में सीख सकता है। ऐसे उस पर कोई भी हम ये कह सकते हैं दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। तो इस तरह से जो फर्स्ट बिंदु है, जो पहला पॉइंट है, वही ये है कि इसमें बालक या सभी जो भी जितने भी बालक होते हैं भाषा प्रयोगशाला में अपने अपने कैबिन में बैठे हुए होते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको इसके सारे उपकरणों के बारे में बता चुकी हूँ, किस तरह से किस किस कोष्ठ में कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन से कोष्ठ में कौन बैठता है, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख लें, ठीक है। तो इस तरह से स्वगति से, अपनी गति से बच्चे सीखते हैं, उन पर सीखने को लेकर के कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। तो इस तरह से ये इसकी बहुत ही बड़ी उपयोगिता और इसका मेन पॉइंट है स्वगति से सीखना। आगे है स्व आश्रित पाठों की व्यवस्था। अब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका लेसन है, उसको आप अपनी गति के अनुसार सीख रहे हो, अर्थात वो पाठ आप पर आश्रित है कि आप उसको पढ़ने में, आप उसको संपूर्ण करने में कितनी देर लगाते हो। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला कि आप जल्दी करो, आप लेट करो, नहीं, कोई कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहना। आप अपने आप में स्वतंत्र हो। आपका जो टॉपिक है, जो आपका पाठ है, वो पूर्णतः पूरी तरह से वो आप पर आश्रित है। आप अपने पाठ को चाहें तो अपनी स्पीड के अनुसार 10 मिनट में कंप्लीट कर लें, अर्थात जो आप सीखना चाहते हैं वो 10 मिनट में सीख लें, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप भले ही उसमें आधा घंटा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्व आश्रित यानी आपका जो भी वहाँ पे काम है, कार्य है, पाठ है, वो आप पर ही आश्रित है, खुद पर आश्रित है आपके, ठीक है। आप ही चलाने वाले हो, आप ही पाठ को आगे बढ़ाने वाले हो, उसका विकास करने वाले हो, ठीक है। चलिए, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था। अब इससे अच्छा वातावरण और कहाँ मिलेगा भाषा प्रयोगशाला के अतिरिक्त। आप ये देखिए, भाषा प्रयोगशाला में बात ही किसकी होगी, भाषा की बात होगी। आपको केवल भाषा ही सीखनी है तो भाषा प्रयोगशाला से बढ़ करके कोई भी और स्थान नहीं हो सकता भाषा सीखने के लिए। भाषा सीखने का ये सर्वोत्तम स्थान है। भाषा के सीखने का ये एकदम उपयुक्त वातावरण आपको मिलता है यहाँ पे।
तो ये भी इसकी उपयोगिता को सिद्ध करने वाला बिंदु है। आगे है शब्दों के उच्चारण में सहायता। बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि भाषा प्रयोगशाला में 3 कोष्ठ होते हैं, 3 अनुभाग होते हैं, जिसमें से एक होता है श्रवण कोष्ठ, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग बूथ, और इसके अलावा था एडवाइजर बूथ अर्थात परामर्शदाता कोष्ठ, और तीसरा कक्ष था कंट्रोल रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे। तो 16 से 20 कैबिन बताए थे मैंने कि जो ये श्रवण कोष्ठ हैं इनकी संख्या होती है 16 से 20। एक समय में 16 से 20 बच्चे सीख सकते हैं। अलग अलग कैबिन में सब ये 16 से 20 जो कैबिन बने हैं इनमें बच्चे बैठते हैं, एक एक कैबिन में एक बच्चा बैठता है। और फिर उसके पास उपकरण बताए थे मैंने क्या क्या होता है। उसके पास दूरभाष होता है, उसके बाद उसके पास ईयरफोन होते हैं जिसको मैंने हिंदी में बताया था श्रवणेंद्रिय दूरभाष। फिर उसके पास तीसरी चीज स्विच होता है, और 4th नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, टेप रिकॉर्डर होता है। वो टेप रिकॉर्डर क्या काम करता है, टेप रिकॉर्डर उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने का काम करता है, जिसको वो सुन करके उसके शब्दों के उच्चारण में जो भी कमियां हैं उनको अच्छी तरह से दूर कर सकता है बिना किसी बाधा के, अपनी गति से। अगर 10 बार उसको सुनना चाहे रिकॉर्ड करके तो 10 बार सुन सकता है। कोई नहीं आएगा उसको ये कहने के लिए कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया, थोड़ा जल्दी करो, नहीं, वो अपनी गति से सीखेगा, अपने स्वभाव के अनुसार सीखेगा, और अपनी ही ये कह सकते हो कि रुचि के अनुसार सीखेगा। ठीक है, आगे है अभ्यास द्वारा गलतियों के सुधार की व्यवस्था। अब ये गलतियों के सुधार कैसे होगा, गलतियों का सुधार, क्योंकि उसके पास अपने उच्चारण से संबंधित क्या है, टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्डेड है, उसने जो भी बोला है वो सब रिकॉर्डेड है। अब वो क्या करेगा, उस टेप रिकॉर्डर में जो रिकॉर्ड किया गया है उसके द्वारा उसे बार बार सुनेगा, है ना, उसे बार बार सुनेगा और क्या कर लेगा, अपने उच्चारण को शुद्ध कर लेगा, अपनी गलतियों में सुधार कर लेगा। तो ये गलतियों में सुधार करने का जो ये मौका है उसे ये भाषा प्रयोगशाला ही प्रदान करती है, और कहीं पे गलतियों में सुधार करने का इतना अधिक रूप में, या आप ये कह सकते हो इतना प्रभावी रूप में उसे चांस नहीं मिलता कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार सके। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ये सबसे अच्छा साधन है कि भाषा प्रयोगशाला उसके शब्दों को, उसके द्वारा जो उच्चारण किया गया है उसको टेप रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड करने की उसको व्यवस्था देती है, जिससे कि वो बार बार सुन करके अपनी गलतियों को, अपने उच्चारण को शुद्ध बना सकता है, गलतियों में सुधार कर सकता है। ठीक है, अगला बिंदु है आपके सामने, सीखने हेतु भय मुक्त वातावरण। किस चीज का भय, सबसे पहले तो किस चीज का भय, तो भय बहुत सारी चीजों का होता है। ये भय कैसा भय है, ये भय है मनोवैज्ञानिक भय। मनोवैज्ञानिक भय, देखिए आपको टीचर कक्षा में सिखा रहा है, भाषा का शिक्षक आपको सिखा रहा है कि किस तरह से आपने शुद्ध रूप में बोलना है, पढ़ना है ना, इस तरह से शब्दों का आपको ज्ञान दिया जा रहा है, वाक्यों का, शुद्ध वाक्यों का, शुद्ध शब्दों का आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप एक टीचर से सीख रहे हो तो आप पे कहीं ना कहीं एक दिमाग में आपके ये रहता है कि मैं एक बार नहीं समझ आने पर शिक्षक से पूछ सकता हूँ, दूसरी बार भी अगर मुझे नहीं समझ आएगा उनके बताने के बाद मैं तब पूछ लूँगा, तीसरी बार भी पूछ लूँगा। लेकिन अगर आप उससे बार बार पूछोगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो वो जो आपका शिक्षक है वो कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी बार के बाद भी जब आपने कहा कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ दोबारा से बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि वो खींच जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा। कितनी बार बताए आखिर वो आपको, है ना, आखिर वो क्या है, मानव है, मानव स्वभाव है ना, किसी एक बात को चाहे किसी को भी बताने की बात होती है। यहाँ पे तो शिक्षक है जो पूरा धैर्यवान होता है। इवन यहाँ तक कि आप अपने घर में देखा करो, फैमिली में देखा करो, आपसे कोई एक से दूसरी बार कोई बात पूछ लेता है और ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उस पर चिल्लाने लग जाते हो। लेकिन शिक्षक पूरी तरह से धैर्यशील है, धैर्यवान होता है, ये गुण है शिक्षक का। तो वो क्या करेगा, 2 बार भी बता देगा, 3 बार भी बता देगा, 4 बार भी बता देगा, 5 बार भी बता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं खींचेगा तो सही। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी पूछने की, वो जरूर इरिटेट होगा। ये मानव स्वभाव है, इरिटेट होना, वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तीसरी बार तो नहीं होगा पर 5-6 बार में तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब वो दबाव बनाएगा बच्चे पे
पहली बार नहीं समझ में आया वो बताएगा, दूसरी बार बताएगा, तीसरी बार बताएगा, इससे ज़्यादा जब होगा तो वो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डांट करके बताएगा कि क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। चलो, अगर शिक्षक ये चीज़ बोल देता है तो बच्चा क्या है, चाहे नहीं भी समझ में आएगा ना तब भी कह देगा कि नहीं जी आ गया समझ में, और दोबारा नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़, पहली तो यही होगी कि शिक्षक खींच जाएगा, भी मैंने बताया, दो बातें हैं इसमें। अब दूसरी बात क्या है कि अब आप जो है अपने जो क्लास का जो आपका सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं या क्लास के जो और बच्चे हैं, उनको मान लीजिए कोई चीज़ एक बार में समझ में आ गई, तो आप पूछोगे क्या बार बार में, या बच्चा पूछेगा बार बार में? नहीं पूछेगा। उसको ये लगेगा कि अच्छा सबको समझ में आ गई, सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आई। और फिर भी हो सकता है वो हिम्मत करके एक बार पूछ भी ले, और जब उसको शिक्षक ने बता दिया और तब भी उसको समझ में ही नहीं आई, तब उसको एक शर्म सी आएगी क्लास में पूछते हुए कि एक मैं ही हूं जिसको समझ में नहीं आई, बाकी तो सबको समझ में आ गई है। तो इस तरह से ये जो एटमॉस्फेयर बनेगा ये सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होता। और चूंकि भाषा प्रयोगशाला में सभी अपने अपने कैबिन्स में बैठे हैं बच्चे और सब अपनी अपनी गति से सीख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जो मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने आप को स्वतंत्र फील करेगा कि उसने अपने आप से सीखना है, अपने आप से पढ़ना है, अपने आप से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे जो सीखने के लिए उसको वातावरण मिलेगा वो बिल्कुल भय मुक्त होगा। किसी चीज का भय नहीं है उसको, ना तो शिक्षक का भय है और ना ही जो बाकी बच्चों के उसका मजाक बनाने का भय है कि अच्छा इसको एक बार में समझ में नहीं आती। आप देखा करो बच्चे कई बार इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हाँ, बच्चों को ये कहेंगे इसको लेट समझ आता है, इसको देर से समझ में आता है, तेरी बत्ती लेट जलती है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं होगा भाषा प्रयोगशाला में, ठीक है। तो बच्चे को कैसा वातावरण मिलेगा सीखने के लिए? भय मुक्त वातावरण। मनोवैज्ञानिक रूप से वो पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा और अपनी गति से सीखेगा, अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास 7th पॉइंट में क्या है? आधुनिक ढंग से अधिगम। आधुनिक ढंग, अब वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे हैं? वो प्रौद्योगिकी से, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं आधुनिक युग कैसा युग है? टेक्नोलॉजी का युग है ना। टेक्नोलॉजी के युग में आपको क्या है, इंस्ट्रूमेंट से, उपकरण से शिक्षण कराया जा रहा है, आप अधिगम कर रहे हो। तो ये कैसा अधिगम हुआ? आपका अधिगम ये हुआ आधुनिक ढंग का, ठीक है। मॉडर्न आपकी जो लर्निंग है वो मॉडर्न लर्निंग कहलाएगी। तो इसमें क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला से बच्चे को जब भाषा सिखाई जाती है, भाषा की नॉलेज दी जाती है, भाषा के बारे में बताया जाता है, तो वो अधिगम होता है आधुनिक, मॉडर्न। आगे है सरल व स्वाभाविक अधिगम। जब बच्चा पूरी तरह से सक्षम है, अर्थात वो अपने गति से सीख रहा है, स्वगति से सीख रहा है, खुद अपने पाठों को विकसित कर रहा है, खुद नॉलेज ले रहा है, उसको अच्छे से वातावरण मिला हुआ है, भाषा सीखने का उपयुक्त वातावरण उसके पास है, शब्द उच्चारण में उसको सहायता मिल रही है, गलतियां उसकी सुधरने का, उसको सुधारने का मौका मिल रहा है, साथ साथ में भय नहीं है किसी भी बात का, भय मुक्त वातावरण है, आधुनिक तरीके से सीख रहा है। तो क्या ऐसा सीखना सरल व स्वाभाविक नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। जब ये सारे पॉइंट्स इस तरह से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अधिगम होगा, जो सीखना होगा, वो पूरी तरह से सरल और स्वाभाविक होगा, इजी एंड नेचुरल लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से ये है इसकी उपयोगिता। अब उपयोगिता अर्थात पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लिया, सिक्के की एक पहलू की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपके सामने है सीमाएं। ये 4 बिंदु इसकी भाषा प्रयोगशाला की सीमाओं के बारे में, कमियों के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। ये 4 बिंदु कौन से हैं? पहला है पठन व लेखन कौशल विकसित करने में सहायक नहीं। ये कहना चाह रही है कि भाषा प्रयोगशाला पठन और लेखन कौशल विकसित करने में सहायक नहीं। फिर से जो कल की क्लास में रिवाइज किया था, बिकॉज मैंने कहा ये एग्जाम में आने वाला है। भाषा सीखने के 4 कौशल कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। अब अगर बात की जाए 2 कौशलों की,
पहले 2 क्वेश्चनों की, सुनना और बोलना। अगर सुनना और बोलना की बात की जाए तो ये दोनों कौशल विकसित हो जाते हैं भाषा प्रयोगशाला के द्वारा। लेकिन पठन और लेखन कौशल, जो कि 4 कौशलों में, बाकी 2 कौशलों में आता है ये, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो ये रीडिंग और राइटिंग है, जो ये पढ़ना और लिखना है, ये भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से विकसित नहीं हो पाते कौशल। तो ये दोनों कौशल तो फिर कैसे होते हैं, पिछड़ जाते हैं, रह जाते हैं, बच्चा इसमें पूरी तरह से निपुण नहीं हो पाता है। तो ये इसका दोष है, ये इसकी कमी है, ये इसकी सीमा है। क्या सीमा है इसकी, क्या बाउंड्री है इसकी, कि ये केवल सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को ही डेवलप करने में सक्षम है। ये लैब पठन कौशल और लेखन कौशल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में बच्चे को निपुण बनाने में सक्षम नहीं है। ये इसकी सीमा है, इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री कहाँ तक, केवल सुनना और बोलना तक, केवल लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल तक। ठीक है, चलिए, ये हो गई पहली इसकी सीमा, पहली इसकी बाउंड्री। अब सेकंड है, केवल 16 से 20 विद्यार्थी ही एक समय में सीख सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में कितने बालकों को आप सिखा सकते हो। तो केवल मात्र 16 से 20 छात्र ही एक बार में सीख पाएंगे। क्यों, इतने ही क्यों सीख पाएंगे, इससे ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाएंगे? तो इससे ज़्यादा इसलिए नहीं सीख पाएंगे क्योंकि कैबिन्स की संख्या कितनी है। तो कैबिन्स की संख्या है 16 से 20। फिर से कह रही हूँ, लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लैब भाषा प्रयोगशाला। तो 16 से 20 कैबिन है। एक कैबिन में एक ही बच्चे ने बैठना है, एक कोष्ठ में एक ही बच्चे ने बैठना है। तो जो 16 से 20 श्रवण कोष्ठ हैं, कैबिन्स हैं, हियरिंग बूथ्स हैं, वहां फिर कितने बच्चे बैठ पाएंगे एक बार में, कितने बच्चे एक बार में सीख पाएंगे? केवल मात्र 16 से 20। तो ये भी इसकी सीमा है। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तब आप क्या करेंगे? एक टाइम में 16 से 20 बच्चे, आप अपने पीरियड में बच्चों को लैंग्वेज लैब में लेकर के गए, केवल 16 से 20 बच्चों की बारी आ गई। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी बच्चे, अनुशासनहीनता की समस्या आ जाएगी। आप उन बाकी बच्चों को देखोगे या फिर जो लैंग्वेज लैब में आपने परामर्शदाता का रोल प्ले करना है, एडवाइजर बनना है बच्चों का, अपना वो रोल प्ले करोगे, आप अपनी वो भूमिका अदा करोगे, तो समस्या आएगी। तो ये भी क्या है, इसकी सीमा है। अब मान लीजिए वो 16 से 20 बच्चे जो हैं एक समय में सीख रहे हैं, तो बाकी 16 से 20 की बारी कब आएगी? अगले दिन, अगली क्लास में, अगले पीरियड में, यानी अगले दिन आएगी। फिर उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम में फिर जो एक ग्रुप जो अटेंड कर चुका है और तीसरा जिसने अभी अटेंड नहीं किया, मैंने कहा ना 40 बच्चे हैं, मान लीजिए 40 से 50 बच्चे हैं, 3 शिफ्टों में जाएंगे। तो एक ग्रुप की बारी, जो 16 से 20 बच्चे एक बार में जा रहे हैं, उनकी बारी कितनी बार आ रही है? 3 दिन में एक बार। और ऊपर से समस्या ये है कि जब 16 से 20 सीख रहे हैं, तब शिक्षक परामर्शदाता का रोल प्ले करे या फिर जो बाकी बचे हुए हैं उन पर डिसिप्लिन स्थापित करें कि वो डिसिप्लिन में रहें, वो आपस में लड़े नहीं, आपस में उनको भी बिजी रखना भी ज़रूरी है, उनको भी कोई काम देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इसमें केवल एक समय में 16 से 20 बच्चे ही सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आपके सामने, खर्चीली विधि है। कैसी विधि है ये? खर्चीली विधि है। किस प्रकार से ये खर्चीली विधि है? वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, लैंग्वेज लैब, एक रूम होना चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए लैंग्वेज लैब बनाने के लिए, जिसमें कि 16 से 20 कैबिन्स बन सके। तो कैबिन्स बनाने के लिए भी तो खर्चा आएगा। फिर उसके बाद आपने जो प्रत्येक कैबिन के अंदर वो 4 चीज़ें चाहिए हमें, कौन कौन सी? फिर से रिवाइज करती हूँ। दूरभाष, टेलीफोन चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, प्रत्येक कैबिन में 16 से 20 ईयरफोन्स चाहिए, श्रवणेंद्रिय दूरभाष जिसे कहते हैं, फिर स्विचेस चाहिए, फिर टैप रिकॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो 16 से 20 ये 4 जो चीज़ें हैं वो 16 से 20 इनकी संख्या, यानी प्रत्येक कैबिन में ये 4-4 चीज़ें चाहिए।
तो कितनी चीज़ें चाहिए, फिर लाइट होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सब कुछ जो है कनेक्ट हो पाएगा। तो इसलिए आपको लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को टेक्निकली आपने हैंडल करना है तो उसके लिए भी लाइट चाहिए, फिर व्यवस्था वैसे भी होनी चाहिए, एकदम रोशनी चाहिए आपको, ताकि बच्चे अच्छे से वहाँ पे बैठ सकें, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बिंदु है वो है कि आपने जो परामर्शदाता के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको अवेलेबल कराने हैं। उसमें आपको मैंने बताया ही था कितनी चीज़ें चाहिए, स्विचेस थे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, मॉनिटरिंग स्विच, इंटरकॉम स्विच, ग्रुप कॉल स्विच, ऑल कॉल स्विच, ये बताए थे मैंने आपको। तो वहाँ पे परामर्शदाता को भी ये स्विचेस चाहिए, 5 स्विचेस चाहिए। फिर जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम है, उसमें क्या चाहिए, एक मास्टर टेप चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, रूम चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए, क्या पैसा नहीं चाहिए इसके लिए, क्या मनी नहीं लगेगी इसमें, लगेगी। तो इस तरह से ये विधि या फिर ये जो मेथड है, इस मेथड से पढ़ाना जो है वो कैसा हुआ, बहुत ही खर्चीला हो गया, ठीक है। तो ये भी इसकी एक सीमा है। फिर देखिए सभी भाषाओं हेतु उपयोगी नहीं। तो अगर आप सभी भाषाओं को इसके माध्यम से, भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से सिखाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी भाषाओं को आप इसके माध्यम से सिखा पाएं। आपको पता है प्रत्येक भाषा को सीखने के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, प्रत्येक भाषा के अलग अलग सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, और सभी भाषाओं के सिद्धांतों और सूत्रों के अनुसार ये शिक्षण नहीं करा सकती भाषा प्रयोगशाला, अर्थात ये सभी भाषाओं के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकती या नहीं होती है, ठीक है। तो ये है इसकी सीमाएं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने इसकी भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता को भी देख लिया है और इसकी सीमा के बारे में भी बात कर ली है। एक बार फिर से एक नज़र मार लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगी इन पॉइंट्स की। हमारी उपयोगिता को देखें तो स्वगति से अध्ययन कराते हैं, इसमें स्व आश्रित पाठों की व्यवस्था होती है, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था होती है, इसमें शब्दों के उच्चारण में सहायता मिल जाती है, अभ्यास द्वारा गलतियों के सुधार की व्यवस्था होती है, सीखने हेतु भयमुक्त वातावरण मिल जाता है बच्चों को, आधुनिक ढंग से अधिगम होता है, सरल व स्वाभाविक अधिगम होता है। इसके बाद है सीमाएं। पठन व लेखन कौशल विकसित करने में ये सहायक नहीं होती, केवल 16 से 20 बच्चे ही एक समय में सीख पाते हैं, खर्चीली विधि है और सभी भाषाओं हेतु या सभी भाषाओं के अधिगम में ये उपयोगी साबित नहीं होती है। तो ये हो गई हैं उपयोगिता और सीमाएं। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित एक लास्ट क्लास थी, यानी वो पार्ट 1 था जो लास्ट वीडियो थी, ये पार्ट 2 है, दूसरा भाग। और इन दोनों पार्ट्स में ये जो हमारा टॉपिक है भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने केवल मात्र इतना ही जानना था जितना कि हमने जान लिया है, और साथ में ही ये टॉपिक भी आज कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको। इससे संबंधित जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, कहीं पे अगर ये पॉइंट हो आ जाए आपसे कि भाषा प्रयोगशाला का जो कक्ष होता है या भाषा प्रयोगशाला जो होती है वो ऐसा होना चाहिए कि सजावटी कमरा चाहिए क्या उसके लिए, हाँ तो सजावटी कमरा चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नीरस नहीं होना चाहिए वातावरण, ये बताना आपको ज़रूरी था। इसमें अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या उसका सजावटी होना, कक्ष का सजावटी होना ज़रूरी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, कक्ष का सजावटी होना ज़रूरी है, नीरसता वाला कमरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर छोटे बच्चों को सिखाने की बात है तो जैसे आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कहानियाँ हिंदी में पढ़ाई जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, कुछ पेंटिंग वगैरह वहाँ पे करा सकते हो, जानवरों के चित्र वगैरह बने हों या फिर फ्लावर्स बने हों, ऐसा होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूँ, सजावटी होना इसका ज़रूरी है। आने वाला पूछे जाने वाला बात नहीं है ये, कहीं पे भी जो पूछा जाएगा वो सारा मैंने बता दिया, लेकिन मैंने वैसे ही आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी था कि मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ कि भाषा प्रयोगशाला के कमरे का थोड़ा सा सजा होना, सुंदर होना, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे
अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।